अभिव्यक्ति चैनल से जुड़े मेरे सभी साथियों को और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देख रहे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज मेरे साथ मेरे इस वीडियो में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े वरिष्ठ, बड़े फेमस आयुष चिकित्सक डॉक्टर निशांत गुप्ता हैं, जो कि शामली से हैं। कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन 4 में इस समय हम लोग हैं। जल्दी ही लॉकडाउन खत्म होगा और हम लोग शायद अपनी रूटीन दिनचर्या पर वापस आएंगे। 50-55 दिन के इस कोरोना काल में एक चीज जो समझ में आई, बार बार जिस चीज पर जोर दिया गया, वो है प्रतिरोधक क्षमता। कि अब तो अब तो हम लोगों को कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। साथ में इस चीज पर भी बहुत ज्यादा बार बार जोर दिया जा रहा है कि कोई भी कोरोना से संक्रमित हो सकता है। अगर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो वो कोरोना को हराकर अपने जीवन में, अपने नॉर्मल उसमें लाइफ में वापस आ सकता है। तो आज ऐसे ही विषय पर बात करने के लिए मैंने डॉक्टर निशांत गुप्ता से रिक्वेस्ट किया था, निवेदन किया था। डॉक्टर नमस्कार। जी जी नमस्कार हिमांशु जी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बिल्कुल बढ़िया है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सीधा सीधा विषय पर आते हुए मैं चाहूंगा कि आप अपने विषय में चंद शब्द, अपना परिचय देते हुए और हमारे इस वार्ता को, हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। और प्रतिरोधक क्षमता का पैमाना क्या है, किसी आदमी की प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, अच्छी है, खराब है, उसको पहचाने, उस विषय पर प्रकाश डालें डॉक्टर साहब। जी, पुनः आपका नमस्कार करूंगा। मैं हूं डॉक्टर निशांत गुप्ता आयुष, स्वास्थ्य विषयों पर जागरूकता लेखक व वक्ता। मुख्यतः मैं मूत्र व गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूं और आयुर्वेद परंपरा से मैं मुख्यतः मूत्र व गुर्दा रोगों का, लीवर रोगों की चिकित्सा करता हूं। जी। और चूंकि आज का हमारा प्रश्न है, आज का हमारा विषय है कि कोरोना के इस काल में अपनी प्रतिरोधात्मक शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जी। सबसे पहले आप लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए कि वाकई में आयुर्वेद एक ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है जैसे कि हम सोशल मीडिया पे आजकल लोग देख रहे हैं, या फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या अदर कोई सोशल मीडिया चैनल्स पे, जैसा कि हम लोग पढ़ लेते हैं कि आप वहां से अश्वगंधा ले आइए, वहां से शतावरी ले आइए, नीम तुलसी ले आइए, घर में ले आइए, उसको काढ़ा बना के पी लीजिए। बल्कि आयुर्वेद चिकित्सा एक इससे बहुत ज्यादा उन्नत चिकित्सा पद्धति है, पूरा अपने आप में सागर है। और आधुनिक चिकित्सा भी कहीं ना कहीं अगर हम कोर लेवल में जाके देखें तो इसी का पार्ट है। और मैं जैसे कि यदि आपसे बात करूं कि कोरोना है क्या, कोरोना के बारे में शास्त्रों में क्या कहा हुआ है, तो कोरोना को शास्त्रों में आगंतुक आगंतुक ज्वर के अंतर्गत रखा हुआ है, जिसे भूता विषंग ज्वर भी बोला जाता है। ये शब्दावली मैं आप लोगों के सामने, ये टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाए कि वाकई में आयुर्वेद ने इस पे बहुत पहले से काम किया हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रोग हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सैकड़ों वर्ष में एक बार आती हैं। तो मैं कोरोना के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद में इसके लिए, इस प्रकार की महामारी के लिए बहुत ज्यादा उन्नत स्तर पर जाकर ऑलरेडी कार्य किया हुआ है। मैं यही बताना चाह रहा था कि चरक संहिता में आदि ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में इसका विश्लेषण है, ऐसे रोगों का विश्लेषण है जिन्हें भूता विषंग ज्वर कहा हुआ है, जिसको हम आज कोरोना रोग कहते हैं। कोरोना ये विषाणु चिकित्सा के अंतर्गत आता है। प्रतिरोधक क्षमता, किसकी जी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, वो जी कैसे पहचानेंगे? क्या पैमाना है प्रतिरोधक क्षमता को पहचानने का? देखिए हिमांशु जी, प्रतिरोधात्मक क्षमता जो हमारी है उसका क्या पैमाना है उसे जांचने का, ऐसा इसका कोई मीटर तो नहीं है कि इसको जांचा जा सके कि मेरी प्रतिरोधात्मक क्षमता बड़ी अच्छी है। लेकिन हाँ, फिर भी मोटे तौर पर यदि बात की जाए कि एक वर्ष में यदि आपको अधिकतम 9 से 10 बार ज्वर आता है, अधिकतम 9 से 10 बार ही ज्वर आता है, तो ये कहा जाना चाहिए कि आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है वो मध्यम दर्जे पर है। यदि आपको एक वर्ष में 3 से 4 बार ज्वर आता है, तो माना जाना चाहिए कि आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता बहुत उत्तम दर्जे की है। और यदि एक बार भी ज्वर नहीं आता, उसको भी हम उत्तम स्तर में ही रखेंगे, क्योंकि शास्त्रों में कहीं ना कहीं ये भी कहा हुआ है कि एक वर्ष में एक बार अगर ज्वर आ जाए
तो वह हमारे शरीर के लिए अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता। क्योंकि स्वेद एक प्रकार का मल है शरीर का, जिस प्रकार हमारा पुरीश हो गया, मूत्र हो गया, ये मल है शरीर के, उसी प्रकार स्वेद यानी पसीना जो है वो मल होता है शरीर का। और जिस समय हमें बुखार आता है, हम औषधियां लेते हैं, तो वो स्वेद आने के बाद हमारा ज्वर जो है ठीक हो जाता है। तो एक तो ये पैमाना है। दूसरा पैमाना हम कह सकते हैं कि आपको जल्दी जल्दी यदि खांसी नहीं होती है तो, और यदि आपको खांसी हो जाती है और वो जल्दी से ठीक हो जाती है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं हल्की सी धूल में जाता हूं तो मुझे खांसी हो जाती है। हालांकि उसकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, उसको एलर्जिक कफ कहा जाता है, लेकिन आमतौर पे देखा जाए यदि, तो जो वात पित्त और कफ से संबंधित जो छोटे छोटे रोग हैं, जैसे कि खांसी, नजला, जुकाम, बुखार, और हल्का हल्का किसी भी जोड़ में, शरीर के किसी भी जोड़ में यदि हमें दर्द रहता है हमेशा, तो ये माना जाना चाहिए कि हमारी प्रतिरोधात्मक क्षमता बहुत अच्छी नहीं है। और यदि ये छोटे छोटे रोग हमें एक वर्ष में 3 से 4 बार ही आते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, जब भी काल बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, तो इस प्रकार के रोग हल्के फुल्के हो सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने खान पान का ध्यान रखें, तो पूरी संभावना है कि ये छोटे मोटे रोग भी नहीं होंगे। और अगर इनका ध्यान रखने पर हमें ये छोटे मोटे रोग नहीं होते, तो कहा जाना चाहिए हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी इसे कहने के बाद ये हम कन्फाइन नहीं कर सकते, इस परिणाम पर नहीं पहुंच सकते कि हमें कोरोना जैसी महामारी से कुछ नहीं नहीं होगा, हो। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि मैं यही कहना चाहूंगा जी। कि कोरोना से हमें घबराना नहीं है, बट डरना जरूर है। डरना हम्म, बहुत जरूरी है कोरोना से, बट घबराना नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, अगर किसी को ये आपने पैमाना बताया हमें, ठीक है, एक जी। नॉर्मल बेसिक भाषा में ये चीज समझ में आती है, पर जी। कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा, ऐसे लोग जिनको ये बुखार नहीं आता, जिनको खांसी जुकाम बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, बट जी। वो किसी तरीके से डायबिटिक हैं, हार्ट हाँ पेशेंट जी। हैं, जी। तो वो हायर रिस्क वाले लेवल में आते हैं? मधुमेही यदि कोई रोगी है, यानी जिसको डायबिटीज है, तो वो हाई रिस्क लेवल में ही आएगा। और विभिन्न माध्यमों से सरकार भी हमें अवेयर कर रही है कि यदि हमें शुगर है, यदि किसी रोगी को शुगर है, तो उसको अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है। शुगर रोगी को अक्सर एक समय के बाद देखा जाता है कि उसको हल्की फुल्की गुर्दे की संबंधी दिक्कतें और अग्नाशय संबंधी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। किसी को पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, या किसी को गुर्दे में सूजन आ जाती है। उसकी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, वो उनका ज्यादा व्याख्यान में नहीं करूंगा, अदरवाइज विषय बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो जी। किसी प्रकार का यदि आपको गुर्दे से संबंधित रोग है, या आप डायबिटिक हैं, तो आप ये नहीं सोचें कि मैं तो मेरी हल्की फुल्की दवा चल रही है, मेरा उससे क्योर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइलेंट डिजीजेस होती हैं जो हमारे शरीर में पनपती रहती है, और वो हमें लंबे समय तक पता नहीं चलती। हम्म। इसी जी। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल, इम्यून सिस्टम को, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बूस्ट कैसे करना जी। है, देखिए। स्टेबल कैसे रखें? जी। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि इम्यून सिस्टम को यदि हमें बूस्ट रखना है, तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि यदि हमें हाइपरटेंशन है, हृदय का कोई रोग है, या हम डायबिटिक हैं, या फिर अन्य कोई हमें रोग है, तो सबसे पहले हम कोशिश करें कि उसकी जो औषधियां, उसकी जो मेडिकेशन हमें डॉक्टर ने सुझाई हुई है, वो तो हमें लेनी ही लेनी है। हमें किसी प्रकार की बहकावे पर नहीं जाना है, किसी प्रकार के सोशल मीडिया पर जो नुस्खे प्रचलित रहते हैं उन पर नहीं जाना है। अपने डॉक्टर के जी संपर्क जी। में हमें रहना है। और चूंकि हमेशा ये भी संभव नहीं है आज के समय में कि आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, तो एक थंब रूल के अंतर्गत मैं ऐसे रोगियों को बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी रोग है, सबसे ज्यादा उसका मेडिकेशन आप लेते रहिए, वो आपको नहीं छोड़ना है। उसके अलावा गिलोय, यदि आप ताजी गिलोय ले लें, गिलोय का भी एक सूत्र है आयुर्वेद के अंदर, अंगुष्ठ मूल जितनी वो मोटी होनी चाहिए। यानी हमारा अंगूठा जहां से जुड़ा होता है, जितनी उसकी मोटाई होती है, अगर इतनी मोटी गिलोय कहीं से मिल जाए, तो उसको आप कच्चा चबाकर खाएं, वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगी प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ाने के लिए। केवल 2 से 3 इंच, जी, केवल 2 से 3 इंच का अधिकतम टुकड़ा 2 से 3 बार में करके खाना है। करीब 10 से 15 मिनट का समय उसको लगाएं, चबा चबा कर खाएं। उसका जो फाइबर होता है वो भी आप अंदर ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं करेगा।
उसके अलावा आप हल्दी जरूर लें। हल्दी के साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप विश्वसनीय स्तर की हल्दी लें। बाजार में बहुत प्रकार की हल्दी मिलती है, रंग लगा के आदि लगा के वो बेचा जाता है, या घुल लगी हुई साबुत हल्दी को पीस कर बेचा जाता है। तो किसी अच्छी कंपनी की हल्दी आप ले लें और उसको आप दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ लें। इसके अलावा लंग्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो हमारे लंग्स पे बहुत तेजी से अटैक करता है। उसके लिए लंग्स को यदि हम डिटॉक्सिफाई कहें तो कि कैसे किया जाएगा, तो कार्बोल प्लस के नाम से एक आयुर्वेदिक कैप्सूल आता है, वो एलोपैथी स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा आराम से। कार्बोल प्लस, वो सॉफ्ट जेल कैप्सूल आएगा और आपको उसको कैंची से ऊपर से काटना है, गर्म पानी में डालना है और उसको इनहेल करना है, उसकी भाप लेनी है। जिन लोगों के घर में इनहेलर है, जिन लोगों के घर में इनहेलर्स हैं, वो उसमें डाल के उसको आजकल मिल जाते हैं। जिनके घर में ऐसी सुविधा नहीं है, वो एक बड़े भिगोने में गर्म पानी करके जिसमें से भाप आ रही हो, और अपने सर पे तौलिया डाल लें और उसकी भाप आपको लेनी है। नाक से लेनी है, धीरे धीरे मुंह से छोड़ते रहे, नाक से लेके मुंह से छोड़ते रहे। उससे अंदर जमा हुआ जो कफ है वो बहुत हद तक बाहर निकल आएगा। उसके अलावा प्रतिरोधात्मक शक्ति अगर बात करें, बाजार में एक बड़ा आयुर्वेद का फेमस योग है जिसे कहा जाता है महासुदर्शन क्वाथ। महासुदर्शन क्वाथ आप 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम, बराबर मात्रा में इसमें पानी मिलाकर भोजन करने से 1 घंटा पहले या फिर 1 घंटा बाद ले सकते हैं। हम बात यदि करें तुलसी की या आदि द्रव्यों की, तो वो सारे द्रव्य इसमें होते हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाते हैं। ये बहुत तेजी से किसी प्रकार का यदि ज्वर है जो काफी दिनों से ना जा रहा हो, हालांकि मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप उसका सेल्फ मेडिकेशन करें, आपका ज्वर यदि नहीं जा रहा है तो आप केवल मां सुदर्शन लेते रहें, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के समय में अगर मोटे तौर पे बात की जाए, तो कार्बोल प्लस का कैप्सूल आपके लंग्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, और महासुदर्शन क्वाथ 450 ml की करीब की बोतल आती है ये, वो आप मार्केट से ले आए, 100 से 150 रुपए के बीच में अच्छे से अच्छी कंपनी की आती है, वो आप ले लें। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम, बराबर पानी मिला के लें। ये सफिशिएंट है। और होने को तो इसके अलावा बहुत सारे आयुष मंत्रालय के ने अपनी गाइडलाइंस जारी की हुई है कि च्यवनप्राश लें, लेकिन च्यवनप्राश बहुत रिलायबल मार्केट में आजकल उपलब्ध नहीं है। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज का आ रहा है, बट जो बहुत रिलायबल च्यवनप्राश मार्केट में आता है वो थोड़े से महंगे हैं, आम आदमी की पहुंच तक नहीं है। तो ये महासुदर्शन क्वाथ जो मैंने आपको बताई, ये आम आदमी की पहुंच तक है। कार्बोल प्लस आम आदमी की पहुंच तक है। हल्दी का दूध, जिसको गोल्डन मिल्क भी हम लोग कहते हैं, वो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। जी, और बताइए। डॉक्टर साहब, व्यायाम का क्या रोल है? देखिए, व्यायाम का रोल इसमें बहुत, व्यायाम अगर हम इसको ना कहें, योगा अगर हम इसको कहें कि योग हमें करना चाहिए, बट योगा मैं फिर भी यही कहूंगा किसी योगाचार्य की देखरेख में ही आपको करना चाहिए। क्योंकि कई बार, जैसे हम अगर बात करें भ्रामरी की या अनुलोम विलोम की, या इस प्रकार के कुछ योगासन हैं जो इसमें बहुत ज्यादा, या फिर जो हमारे लंग से संबंधित योग हैं वो इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बट यदि आप उसमें पारंगत नहीं है, आपको अच्छे से करना नहीं आता, तो मैं इसकी फेवर इसको नहीं करूंगा। इससे बेहतर है आप ओरल मेडिकेशन पे रहें। योगाभ्यास, योगा इसमें बहुत अच्छा कार्य करता है, हमारे लंग्स को बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई करता है। बट वो तभी संभव है यदि आप किसी योगाचार्य की देखरेख में उसको कर रहे हो। यूट्यूब आदि पर भी देखकर उसमें परफेक्शन नहीं आ पाता। इसलिए मैं फिलहाल जो फेवर करना चाहूंगा वो आयुष चिकित्सा का पार्ट हालांकि योगा भी है, बट ओरल मेडिकेशन का फेवर में फिलहाल करना चाहूंगा ऐसी स्थिति में। जी, एक सवाल, बच्चे और बड़े और जी। बुजुर्ग जी। तो ही की इम्यूनिटी होती है? नहीं नहीं, सभी की तीनों स्तर में इम्यूनिटी बिल्कुल अलग होगी। बच्चों की इम्यूनिटी बिल्कुल अलग होती है। हालांकि माना यह जाता है कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं अगर बात करूं आधुनिकतावाद में, तो आजकल के समय में बच्चों की इम्यूनिटी सबसे कम रह गई है, क्योंकि फास्ट फूड खाने की बच्चों को आदत होती है। और उसके अलावा बहुत सारे फास्ट फूड की अगर हम बात करें, जैसे कि उनमें अधिकतम स्तर पर नूडल्स खाए जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे मार्केट अवेलेबल फास्ट फूड प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चे खाते हैं, उनमें अजीना मोटो यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है,
जो बच्चों की प्रतिरोधात्मक शक्ति बहुत तेजी से कम करता है। बहुत सारे कंट्रीज में बैन है वो। अच्छा। तो इन तीनों का स्तर प्रतिरोधात्मक शक्ति का बिल्कुल अलग अलग होता है। और अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की हम बात करें, जो बुजुर्ग हैं, अगर मोटे तौर पर बात की जाए, तो मैं तो ये मानता हूं कि बुजुर्गों की प्रतिरोधात्मक शक्ति बच्चों से आज के समय में ज्यादा अच्छी है, बशर्ते उनके अंदर कोई बीमारी ना हो, वो हाइपरटेंसिव ना हो, डायबिटिक वो ना हो। लेकिन मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि कल को कोई मेरे बुजुर्गवार ये वीडियो देखें और वो बेफिक्र हो जाएं कि डॉक्टर साहब ने तो कह दिया था कि अरे बुजुर्गों बाप। की प्रतिरोधात्मक शक्ति अच्छी होती है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपको सरकारी गाइडलाइंस ही फॉलो करनी है, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। जी। जी डॉक्टर साहब, एक स्टडी आ रही है, एक बार बार बताया जा रहा है कि नींद, अच्छी नींद, जो जी। लोग ज्यादा सोएंगे, नींद इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, बढ़ाती है। क्या ये बात भी बिल्कुल ठीक है? ये बात बिल्कुल सही है। जी जी जी, नींद बहुत अच्छी सहायक है प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ाने के लिए। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद, और लेकिन ये कहूंगा कि वो भी स्वप्न रहित नींद होनी चाहिए, हमें सपने नहीं आने चाहिए। तो एक आयुर्वेदिक, अगर हम परिपाटी से बात करें, तो अच्छी नींद के लिए हमें चाहिए कि हम पूरे दिन में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। ध्यान रखना है कि बहुत तेज गर्म पानी ना हो, क्योंकि ऐसी सोशल मीडिया पे मैं अक्सर देखता हूँ चीजें घूमती रहती हैं कि बहुत ज्यादा गर्म पानी, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा गर्म पानी भी पित्त बढ़ाएगा। आपको गुनगुना पानी पीना है। अच्छा। अधिकतम, जी अधिकतम आधा से 1 चम्मच, टीस्पून जिसको कह सकते हैं, हम्म। भोजन करने वाला पूरे दिन में आधा चम्मच, 2 डिवाइडेड डोज में, यानी 1 टीस्पून सुबह हल्दी का चम्मच, 1 टीस्पून शाम को ल्यूके वार्म वाटर के साथ दिन में 2-3 मरतबा आप ल्यूके वार्म वाटर ले, तो बहुत सहायक होगा अच्छी नींद के लिए। उसके अलावा अच्छा। जी, इसके अलावा यदि अच्छी नींद की मैं बात करूं, तो कि हमें अच्छी नींद कैसे आ सकती है, तो अभी हम उसको, जिसको आम भाषा में बोलते हैं तेल मालिश, सर में करा सकते हैं किसी अच्छे तेल की जो मार्केट में अवेलेबल है। और ये मैं बता देता हूँ, घरेलू अच्छा तेल बनाने के लिए, मालिश के लिए, उसमें आप आधा लीटर सरसों का तेल ले लें, या कोई अच्छा तिल का तेल ले लें रिलायबल कंपनी का। और उसमें अमृत धारा, एक मार्केट में प्रोडक्ट मिलता है अमृत धारा, सत अजवैन, सत कपूर, और सत पुदीना, उसमें 3 मटेरियल्स होते हैं, 3 इंग्रेडिएंट्स हैं उसके। उसमें आधा जी। लीटर या 1 लीटर तिल के तेल में आप करीब 1 से 2 ml के करीब यदि आप ये अमृत धारा डाल लेंगे और उसकी मालिश करेंगे, तो उससे बहुत अच्छी नींद आएगी आपको। जिन लोगों की नींद की समस्या है, जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, इसको आप करके सोएं। और बाकी तो और भी बहुत सारे। जी जी। बड़ा एक अहम सवाल, ये जी। 7-8 घंटे की नींद एक साथ होनी चाहिए, या 24 घंटे में कभी 2 घंटे सो गए, कभी 3 घंटे सो नहीं गए, नहीं कभी पांच चार नहीं घंटे नहीं 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 नहीं, 7-8 घंटे की नींद सिंगल शॉट में एक साथ होनी चाहिए। सिंगल शॉट में होनी चाहिए? सिंगल मतलब शॉट में होनी चाहिए। हाँ हेल्दी जी, नींद हाँ, वो है जो कि सिंगल शॉट में 7-8 घंटे की हो। होती है। और वैसे शास्त्रों अनुसार अगर हम बात करें, तो दिव्या स्वप्न, यानी दिन में सोना निषेध है, दिन में नहीं सोना चाहिए, बट उसका अपवाद है। लू जिस समय चलती है, जून जून जुलाई के समय में, उस समय हम दिन में आधा से 1 घंटा सो सकते हैं, वो पर्याप्त है। ओके। जी तो मतलब नींद बहुत अच्छा इम्यून बूस्टर है। जी, एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज सुनी थी, मैंने खुद सुनी थी, तो इसलिए मैं, और ये मौका है आपसे डिस्कस करने का मेरे लिए, जी जी कि सुबह ही सुबह सुबह जब हम होते हैं तो हमारा मुंह झूठा होता है, रात का झूठा है। जी उस समय पर गर्म पानी पीना चाहिए, कुल्ला नहीं करना चाहिए, उसको पी लेना चाहिए। यह बात, जी, इस बात में क्या सही है कि वो लार जो है हमारी पूरी रात की बासी लार, वो हमारे बड़े एग्जैक्टली, काम की होती है? ये बिल्कुल सही बात है। कि मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ। आपने अपने जीवन में देखा होगा, जो लोग मसाला गुटखा खाते हैं, वो चूंकि हम्म। उसको बार बार थूकते रहते हैं, तो मुंह में सलाइवा, लार तो रह नहीं जाती। उनको बहुत अच्छी तरह से, एक तो हंगर का, भूख का उन लोगों को पता नहीं चलता। ऐसे लोग से आप कभी भी पूछिएगा, ऐसे लोगों को या तो भूख बड़ी तेज लगती है या लगती ही नहीं है। वो आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को गुटखा खाने के लिए दे दीजिए, मसाला खाने के लिए दे दीजिए, और उसको भोजन मत दीजिए, उसका काम हो जाएगा। तो हम्म। ये यही रीजन है कि हमारी लार के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्टिव वो बनते हैं पूरे इस समय में। तो वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बिना कुल्ला करें यदि सुबह सुबह हम पानी पी लेते हैं, वो हमारे लिए बड़े हेल्पफुल है। जी
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब जी एक बड़ा अहम सवाल, मतलब जो कि आज हर कोई हर हर एक दूसरे से हम सभी लोग पूछ रहे हैं कि क्या जी। कोरोना की कोई दवाई बनी है? देखिए हिमांशु जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कोरोना की दवा है भी और कोरोना की दवा नहीं भी है। करें, हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिसकी सटीक दवा आज तक नहीं है। जैसे एचआईवी की हम बात करें, या फिर हम जोड़ों के दर्द की बात करें, या फिर हम कैंसर की बात करें, तो मोटे तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या इनकी दवा है, आप कहेंगे जी नहीं है। हम लक्षण के आधार पर, रूमेटेड आर्थराइटिस की, गाउट की, इनकी दवा नहीं है। हाइपरटेंशन की मैं आपसे बात करूं कि डॉक्टर साहब, हिमांशु जी, क्या दवा है, आप कहेंगे जी हाँ डॉक्टर साहब दवा तो है, बट मैं नहीं कहूंगा नहीं दवा नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में यदि आप आधुनिक चिकित्सक के पास जाएं तो वो आपको कहेंगे कि आपको दवा पूरी उम्र खानी पड़ेगी। तो जिस चीज की दवा आपको पूरी उम्र खानी पड़े वो तो इलाज नहीं हुआ ना। दवा खाने के बाद भी हाई बीपी की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। इंसुलिन लगाने के बाद भी लोगों की शुगर से मृत्यु हो जाती है, तो शुगर बहुत ज्यादा लो हो जाता है या फिर हाई हो जाता है। तो इसी प्रकार कोरोना, अगर फिलहाल बात की जाए, अपने आप में एक विषाणु है। आयुर्वेद में विषाणु चिकित्सा के अंतर्गत इसकी दवाएं निहित हैं, बट वो मैनेजमेंट पार्ट है। पहले हमें ये करना होगा, लक्षण के आधार पर डॉक्टर ये देखेंगे, अगर ये नहीं हो रहा फिर ऐसे करना होगा, फिर ये करना होगा। उसके बाद हमें ये औषधियां देनी होंगी। पहले हम उनको काष्ठ औषधियां, यानी जो फूल हैं, पत्तियां हैं, जड़ हैं पौधों की, उनका लकड़ी वाला पार्ट है, उनसे चिकित्सा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्रम जो आता है वो आता है काढ़ों का, विभिन्न प्रकार के काढ़े जो होते हैं, रस बसमें जो होती हैं, उनका क्रम आता है। तीसरे चरण में इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि व्यक्ति के गले में गेहूं का या जौ का तून जैसे फंसने की प्रतीति होने लगती है, जिसको आज के समय में कहा जाता है कि व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ये आयुर्वेद में भूताभिषंग ज्वर के अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति को ऐसी प्रतीति होने लगती है, और अंततः जब औषधियां भी कार्य करना बंद कर दें तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा बहुत सारे रोगों में हमें देखने को मिलता है। तो इसमें ये एक मैनेजमेंट वाला पार्ट है, बेसिकली प्रबंधन वाला पार्ट है। इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट मुझे तो नहीं लगता कि कभी निकलेगा कि हम इसको घर में बैठ के कि सर इसकी ये दवा आ गई, आप इसको ले लीजिए और खाते ही ठीक हो जाएगा। अभी जी जी। बात जैसे हम करें चिकनगुनिया की, या बात जैसे हम करें डेंगू फीवर की, तो वो घर में तो रह के नहीं ठीक हो सकता ना, अल्टीमेटली उसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास एडमिट होना हॉस्पिटलाइज पड़ेगा। होना। तो इसी प्रकार से भारत सरकार के जो आज व्यवस्थाएं हैं, जो प्रबंधन है, वो बहुत बढ़िया है। वो सिम्टोमेटिक आधार पर, लक्षणों के आधार पर लोगों की चिकित्सा कर रही है सरकार। हमारे डॉक्टर्स इसमें लगे हुए हैं। आने वाले समय में भी इसकी चिकित्सा ऐसे ही रहेगी। बट कहा ऐसे जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम ऐसी नौबत ही ना आने दें कि हमें कोई रोग हो। और इसका जो फिलहाल सबसे अच्छा इलाज है वो सामाजिक दूरी बनाकर रखना है। जो सरकारी निर्देश हैं उनका पालन करें। दवा, यही कहा जाना चाहिए कि आएगी इसकी जरूर, और अच्छी पुष्ट दवाएं आ जाएंगी जिन पर शोध होंगे, और जिनको बहुत अच्छे विश्वास से डॉक्टर्स कह सके कि हाँ, ये 10 दवाएं या 20 औषधियां हैं, हम इनको प्रयोग करके कोरोना को अधिक संभव स्तर तक हम हरा सकते हैं। यदि आज क्योरेबल रेट 30 to 35% का है, तो आने वाले समय में क्योरेबल रेट 60, 70, 80% का हो सकता है। ऐसी कोई भी बीमारी विश्व की नहीं है जो 100% क्योरेबल हो। तो इसको थोड़ा हम्म। सा इसी तरह से समझने की हमें जरूरत है। बाकी चूंकि ये हमारे जीवन में, सभी लोगों के जीवन में पहली दफा ऐसी महामारी आई है, ऑल दो शास्त्रों के आधार पर बात करें तो 100 से 150 वर्ष में इस तरह की महामारियां आती रहती हैं। बट चूंकि इतना लंबा जीवन काल किसी मनुष्य का नहीं होता कि कोई हमें बता सके कि पहले भी इस तरह की महामारी आई थी। सही बात, बिल्कुल। पहले मीडिया भी इतना स्ट्रांग नहीं था। आजकल टीवी से और विभिन्न माध्यमों से हमें पता चल जाता है। एक बात कोई शुरू होती है तो वो देश के हर कोने में, विश्व के हर कोने में पहुंच जाती है। तो बस इसमें मैं बार बार यही कहूंगा कि छोटे छोटे ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, महासुदर्शन घनक्वात, सॉरी महासुदर्शन क्वाथ या महासुदर्शन घनवटी, हल्दी और कार्बोल प्लस का कैप्सूल, बाकी च्यवनप्राश आदि आप ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छे सहायक हैं। और इसके अलावा यदि शहद आपको कहीं अच्छे से मिल जाए, शहद के बारे में कहा गया है कि यदि टुकड़ों में भी आपके लंग्स में कफ जमा हुआ है तो वो टुकड़ों में काट काट कर कफ को निकालता है, शहद जो है। बट शहद अच्छा। आजकल बहुत रिलायबल नहीं मिल पाता, बट फिर भी मैं ये कहूंगा
कि बहुत सारी अच्छी रिलायबल कंपनीज है जिनका शहद लिया जा सकता है। अगर वो 100% काम नहीं करेंगे तो 70-80% तो करेंगे ही। और एक खास बात शहद के साथ आपको ध्यान रखनी है कि शहद जो है वो गर्म पानी के साथ आपको कभी नहीं लेना है। गर्म पानी के साथ उसका प्रभाव जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये आजकल एक प्रचलन है, बहुत सारी कंपनीज अपने एड में भी बताती हैं कि शहद भी उसको ले लीजिए। नहीं, शास्त्रों में बिल्कुल निषेध है। इवन आप कहीं से बाहर चल के भी आते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर यदि हाई है, आपकी बॉडी गर्म है, तो उस समय भी शहद नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल जिस समय आप रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, उस समय शहद को लें, नॉर्मल पानी के साथ लें, या तो 1 चम्मच पहले शहद को खा लें। उसके बाद में 10 से 15 मिनट के बाद सादा जल आप पी लें, तो वो ज्यादा कार्य करेगा बनिस्बत गर्म पानी में लेने। जी। एक सवाल और रह गया डॉक्टर साहब, अभी जी आपसे बात करते करते ध्यान आ गया। एक जी। और सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि शराब पीने वालों को अल्कोहल नहीं 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 नहीं, कोरोना को मारता है। ये बिल्कुल गलत खबर है कि ऐसी किसी प्रकार की कोई स्टडी नहीं है कि अल्कोहल कोरोना को मारता है। केवल सतह पे मारता है, लेकिन शरीर के अंदर प्रविष्ट करने के बाद कोरोना की जो आप कह सकते हैं कि डिवीजन है, वो इस प्रकार से होती है कि वो बहुत स्मार्ट एक प्रकार का वायरस है। वो दूसरे कई प्रकार के वायरस में परिवर्तित होता रहता है, कई प्रकार के विषाणुओं में परिवर्तित होता रहता है। अल्कोहल जो है कोरोना वायरस को सतह पर मारने में कारगर है। अगर आपके शरीर में प्रविष्ट कर जाए तो उसके बाद किसी भी प्रकार से कारगर नहीं है। और मदिरा पान के बाद, यानी शराब के सेवन के बाद, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा लो हो जाता है शरीर का। इसलिए वो किसी भी तरीके, केवल एक मिथ है, अफवाह है, झूठा। बिल्कुल इस बात में कोई भी विश्वास ना करे, जी, ये केवल एक अफवाह है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी सारी हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो दर्शक जो इस वीडियो के माध्यम से आपको और हमको सुन रहे हैं, उनको बहुत सारी गलतफहमियां, उनकी बहुत सारी भ्रांतियां शायद दूर हुई होंगी। जी उनको जी बहुत कुछ नया सीखने और समझने को मिला होगा, क्योंकि आने जी वाला समय जो दिखाई दे रहा है वो अपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके चलने का ही है। जी तो जी जी। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो दर्शक जिन्होंने इस वीडियो को देखा है या देख हाँ रहे जी हैं, उन्होंने हाँ जी बहुत कुछ सीखा होगा। तो जी दोस्तों, आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएँ, ताकि हमारा और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब का, जो कि इस कोरोना काल में आप लोगों के साथ में अपना ज्ञान, अपनी जानकारियाँ, अपना ज्ञान आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, उनका भी मनोबल बढ़े। तो ऐसे ही इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपका आपका बहुत-बहुत भी धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। थैंक यू। जी।